डाउट हुआ आपके पास कोई क्वेश्चन? तो प्रॉब्लम है किसी के पास? लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चन देखो आपके पास है, मैं करा। सुबह करो, आपके पास एक स्पेशी है O2 नेगेटिव, और आपको कैलकुलेट करना है इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या आप निकाल सकते हैं? O2 नेगेटिव हो सकता है 1.5 है, बाकी लोग भी कर लेंगे। आपको पता होगा ये मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आणविक कक्षा सिद्धांत का पार्ट है, और यहाँ से क्वेश्चन कंपल्सरी आता है। कंपल्सरी प्रॉब्लम है इस सेक्शन में, प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इसे मैं करवा रहा हूँ। हमें निकालना है इसका बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव। इसके लिए इसका एमओ डायग्राम बनाना पड़ता है। देखो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं O2 का एमओ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। आपको पता है जो O2 मोलिक्यूल होता है दो ऑक्सीजन एटम के मिलने से बना हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ पी वाला पार्ट बना के दिखाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, यही सिग्निफिकेंट है। P4, देखो इससे P4 कहते हैं, ये P4 है। पी सेक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दूसरा P4, वो भी इसी तरह से P4 होता है, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको शायद थ्योरी का फंडामेंटल पता हो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्हें कहते हैं परमाणु कक्षक। ये मिलते हैं आपस में, और मिलने से बनते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल, आणविक कक्षक। और थोड़ा सा आपको आइडिया होगा शायद, देखो ये जो ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से होते हैं, ये जो बीच वाले बॉक्स बन रहे हैं ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इन्हें कहते हैं आणविक कक्षक। इसका नाम होता है सिग्मा 2p z। अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो थ्योरी करा देंगे। इसको पाई 2p x कहते हैं, इसको पाई 2p y बोलते हैं। ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x होता है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y होता है, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p z होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 8। 4 और ये 4, ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को भर दिया। सिग्मा 2p z में 2 इलेक्ट्रॉन आए, पाई 2p x में 2 इलेक्ट्रॉन आए, पाई 2p y में 2 इलेक्ट्रॉन आए, एंटी बॉन्डिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो आपके सामने क्लियर। बोलो आया समझ? बोलो क्लियर हुआ ये? ये O2 का एमओ डायग्राम है, और मैंने सिर्फ 2p वाला पार्ट बनाया। 1s 1 से कंबाइन करता है, 2s 2s से कंबाइन करता है, मैंने उसको नहीं बनाया, सिर्फ 2p वाला पार्ट बनाया। अब किसी ने पूछा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ। तो इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू NB माइनस NA। क्या होता है NB? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और Na क्या होता है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस टाइम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, और एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे बैठे हैं 2। देखिए अगर आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 आए, लेकिन अभी O2 की बात की जा रही है, O2। जबकि मेरा क्वेश्चन क्या था? O2 नेगेटिव। अब नेगेटिव में तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया होगा, और सबको पता है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आगे बैठेगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके यहाँ बैठ जाएगा। अब जब O2 नेगेटिव वाली कंडीशन बनेगी तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? हाफ इंटू 6 - 3, दैट इज हाउ मच? 1.5। फैक्टर्स का आंसर 1.5 ही है। गुड, ये लोगों ने किया, वेल डन। और देखिए इस टॉपिक पर ना कमांड बनाइए, 100% क्वेश्चन है यहाँ से। इसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँ तो आपको आए, मैं इसका डाउट ले लूंगा। इसको घर जाके ना एक बार आप खुद करने की कोशिश करो, अपने 12th क्लास के 11th क्लास के नोट्स पढ़ के देखो, इसको एक बार रीडिंग कर लो, फिर क्वेश्चंस करने शुरू करो। क्वेश्चन से पता लग जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से नीट में, जेई मेंस में कंपल्सरी प्रॉब्लम है, जेई एडवांस तक आता है इसका क्वेश्चन। जेई एडवांस की बात भी कर रहा हूँ, और नीट के अंदर भी कंपल्सरी। तो उसको अप्लाई करना है आपको, बहुत अच्छे से इसके ऊपर क्वेश्चन करो। एक बार देखो मैं आपको और बता दूं, इस टाइम O2 नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन ये रह गया जो कि अनपेयर्ड है। हाँ, अनपेयर्ड सब जानते हैं ना, अयुग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखो ये। तो पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। इसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय। ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, इसको अनुचुंबकीय भी कहते हैं, इसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगी। सो नेम इज कैप्ट पैरामैग्नेटिक। बोलो सब अच्छी अग्री?
वॉइस क्लियर हुआ? देखो उसको कमांड बनाओ। आपको इससे हिंट मिल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं। तो चाहे नोट करना, नोट करने मर्जी आपकी एज इन लाइफ, बट जो भी करना फास्ट कीजिए। अभी इस तरह कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं कराता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं अपने पास से करा देता हूँ। अगर आपके इसको डाउट है तो आप भी पूछ सकते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन आपने रिसेंट करके देखा हो? कल भी एक एलन का टेस्ट था इनऑर्गेनिक का। चलिए हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे और साइज पे कैसे डिपेंड करती है इसको भी देखते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना है जिसे नोट करें। और एमओटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इसको तो जाके कमांड बना लो आप। कहीं से भी जरा से भी इसमें नेग्लिजेंसी ना हो। और जब भी कोई टॉपिक आपको आ जाए ना उसके पीवाई यूज करके देखा करो। जैसे लास्ट क्लास में केमिस्ट्री मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरा किया। अब आपको लग रहा है ये चैप्टर मेरे को आ गया, तो अगर आपको अपना टेस्ट करना है ना तो इस चैप्टर के पीवाई यूज करके देखो। और देखो एक बात और सुनो, जब आपको लगे नीट के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, नीट तो कुछ भी नहीं लग रहा मेरे को, तो आप जेई मेन से करना शुरू करो। ये सच्चाई है। जो सच में नीट के टॉपर बच्चे होते हैं ना, जिनको रियली जो सीरियस है, वो जेई मेंस के भी क्वेश्चन करते हैं। ये मत सोचो कि हमें जेई मेंस देना है। अब हमें तो फंडामेंटल चाहिए ना। कोई नई बात निकल के आ जाएगी जेई मेंस में, वो नीट वालों को और स्ट्रॉन्ग कर देगी और स्ट्रेंथ ले आएगी। ये सच्चाई है, ये पढ़ने का तरीका है। आपको बहुत लेवल ऊपर लेके जाना पड़ेगा तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो जेई मेंस के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं और डाउट लेने की जिम्मेदारी मेरी, ये प्रॉमिस है। मैं डाउट लेने आऊंगा कैसे भी करके। चलिए अब देखो एक बच्चे ने पूछा हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा बताओ। हाइड्रेशन एनर्जी, देखो हाइड्रेशन वर्ड से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। ये वर्ड किससे रिलेटेड है? वाटर, जल। जैसे वाटर का रोल है। अब देखो वाटर का रोल कैसे है, देखो रियलाइज कर। जैसे मेरे पास ही कुछ आयन है, आयन। ठीक है, मैंने क्या किया, इन आयंस को पानी में डाल दिया। पानी, वाटर की बात हो रही है, ये सब गैसेस स्टेट में है। और ये सारे आयन पानी में चले गए, मान लीजिए आयन पानी में गया। देखो क्या होगा, जैसे ये पानी में जाएगा, देखो फिजिक्स लगाना। ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। हम सबको पता है ये इसका पार्ट निगेटिव होता है और ये पार्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉमन सी बात है, वाटर पोलर है, डायपोल बने हुए हैं। जैसे ये पानी में गया, क्या होगा पता है? इसको वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। देखो सुन लो, ये मतलब एक वाटर की क्वालिटी है। देखो आपको छोटा ऐसे एग्जांपल है। मान लीजिए कहीं पे ना कुछ कुछ टेररिस्ट आ गए, है ना, कुछ ऐसे लोग आ गए जो लोगों को मारना चाहते हैं। अब पुलिस को पता लग गया, ये किसी को पता लग गया, आर्मी को पता लग गया कि फलाना प्लेस पे टेररिस्ट आ गए। तो आर्मी वाले पहुंच के वहां पे क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे। ये उनकी रूलिंग का पार्ट है ये। जाते किसी को मारना नहीं है, पहले घेरो। पता है घेरने से क्या होता है, इसके अंदर डर पैदा हो जाएगा और वो गलती करेगा, वट जो भी है। तो ये घेरना होता है ना, इनफैक्ट इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन कर दिया देखो। और इसका कुछ नहीं है, फिजिक्स है। प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, इसको हाइड्रेशन कहते हैं। और एक बात और है, देखो फिजिक्स अप्लाई करना, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन, आकर्षण। अट्रैक्शन से एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा की हानि होती है। तो यहाँ पे एक एनर्जी इन्वॉल्व होगी, उसका नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे एक एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एक ऊर्जा निकलेगी, हम उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। देखो सोच के देखो आराम से। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर इनमें से कोई भी आयन पानी में जाएगा, तो पानी का काम ही यही है, इनको घेरना, इनकी सराउंडिंग कर दो आप। सराउंडिंग करने को हाइड्रेशन कहते हैं। और सबसे मेन बात है, यहाँ प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण। और इस अट्रैक्शन से एक एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कुछ भी कर दो। अब देखो थोड़ी फिजिक्स लगानी है। अब क्या होता है, जितनी इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, फिजिक्स, एक आयन, एक आयन कितना ताकतवर है उसकी चार्ज डेंसिटी से पता लगता है, उतनी ही हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। देखो समझने की कोशिश करो, हाइड्रेशन एंथैल्पी का रिलेशनशिप किससे है, चार्ज डेंसिटी से। देखो दोनों का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, अच्छा ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको हिंदी में आवेश घनत्व कहते हैं। चार्ज अपॉन साइज, इस रेशो को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। हिंदी नाम होता है आवेश घनत्व।
जितना ये ज्यादा होगा ना, उतना पानी के मोलिक्यूल ज्यादा घेरेंगे, और जितना ज्यादा घेरेंगे उतनी एनर्जी ज्यादा इवॉल्व होगी। इसलिए इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है। आप बता सकते हो इनमें से मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी किसकी है? लिथियम की। पक्का? लिथियम का साइज बहुत सबसे छोटा है इनमें। देखो ये ऑर्डर बन गया। देखो अभी ये कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाएगा, ये ऑर्डर आ गया, कितना सिंपल है। एक बात और पूछूं? देखो एक बात और सोच के बताना। जब इसको पानी के मोलिक्यूल ने ज्यादा घेर लिया, इसको बुरी तरीके से घेर लिया है, नो डाउट, इसको भी घेरा, 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 बताओ पानी के अंदर मैक्सिमम मोबिलिटी किसकी होगी? मोबिलिटी का मतलब चलना, मोबाइल, तो चल सकता हो। जब इसको इतनी बुरी तरीके से पानी के मोलिक्यूल ने घेर लिया तो ये हिल भी नहीं सकता। चलना इसके लिए बहुत भारी हो गया, बहुत मुश्किल। सबसे आराम से ये चलेगा, इसका पानी में, इसके अंदर इसकी मैक्सिमम मोबिलिटी होगी। समझ पा रहे हो आप? ये एस ब्लॉक के ना बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, इनको लेकर आओ। आप कोई दिक्कत तो बताओ। आप क्लियर हो गया आपका डाउट? हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, किससे इसका रिलेशनशिप है, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने देख लिया। ओके, क्लियर हुआ? तो ये सब अच्छे से आए, ये भी टॉपिक आपका फिनिश हुआ। कॉपी का ना कर सकते, बहुत आसान है। तो कुछ नोट करना चाहिए नोट कर सकता है, मर्जी है उसकी ना। ऐसे कोई भी टॉपिक आप मुझसे बोलो, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। आज की क्लास थोड़ी सी हमारी यही है, थोड़ा छोटा सा सेशन है, डाउट्स ही लेना है मेरे को, वैसे कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाना अभी। अभी केमिस्ट्री क्लास बाद में होगी। बोले कुछ और क्वेश्चन? कोई बात बोल सकते हैं, किसी ब्रांच से बोल सकते हैं कि हमें एक चीज परेशान करती है, आपको समझा देते हैं। कहते हैं देखो बेसिक करेक्टर कैसे कंपेयर होता है, आपको ये भी सिखाते हैं। जैसे हमारी नॉर्डिक चल रही है, पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, ये सब करवाऊंगा मैं भी। अब जब भी टर्म आएगा उससे कराया जाएगा। कोऑर्डिनेशन है, ये सब चीजें नॉर्डिक के अंदर आती है, आपको जल्दी से ऑर्गेनिक भी करनी चाहिए। तभी तो आप रिवीजन करने बैठेंगे ना, तो रिवीजन भी तो करना है। आप दिसंबर जनवरी तक पढ़ के मैक्सिमम फिर रिवीजन करना। आप तो रिवीजन घर पे खुद करना शुरू कर दो, फिजिकल कर दो एटलीस्ट। ठीक है? देखो अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि बेसिक करेक्टर कैसे कंपेयर होता है। देखो आपको पता होगा, जैसे ये कुछ मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, ये ना मेटल के ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड है। भाई सबके अंदर मेटल आ रही है, लिथियम मेटल, सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, रुबिडियम मेटल, सीजियम मेटल, ये सब मेटल के ऑक्साइड है। आपने कभी एक लाइन सुनी है सब लोगों ने, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एक बड़ी फेमस लाइन होती है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, उनकी प्रकृति अक्षारीय होती है, अक्षारीय, बेसिक इन नेचर। देखो आपको इसका सबूत दूं, आप इनमें से किसी को भी पानी में डाल दो, बेस बन जाएगा। देखो बेस बन गया NaOH। NaOH एक फेमस बेस है, अक्षार। क्यों? क्योंकि ये पानी में अपने में से क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयन, इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। ये सारे बेसिक है, किसी को भी पानी में डाल दो बेस बन जाएगा। देखो यहाँ भी बेस बन गया, तभी तो कहते हैं बेसिक इन नेचर। आप समझ रहे हैं? जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, सब बेसिक इन नेचर है, सब अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, सब अक्षारीय प्रकृति। ठीक है, बड़ी कॉमन सी बात है, ये भी अक्षारीय प्रकृति, बेसिक इन। अब सवाल है सबसे अच्छा बेस कौन, सबसे अच्छा बेस कौन? देखो आप छोटी सी बात समझनेगा। देखो जितना साइज बड़ा होगा, आप देखो फिजिक्स लगानी है हर जगह, जितना साइज बड़ा होगा, दिमाग लगाना, ओवे चैन का निकलना आसान होगा मुश्किल होगा? जितना साइज बड़ा होगा, फिजिक्स फिजिक्स लगाओ ना, कूलम्स का लॉ लगाओ, जितना साइज बड़ा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा नहीं कम हो जाएगा। देख लीजिए, अरे भाई जितना साइज बड़ा, जितना ये लिथियम आयन है, इससे बड़ा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, पता है ये आर बढ़ रहा है, आर फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है, आकर्षण कम हो रहा है, ओवे चैन का निकलना इजियर हो रहा है, ओवे चैन का निकलना आसान हो रहा है। देखो यहां से ओवे चैन निकलना थोड़ा मुश्किल है, या फिर भी आसान है, या और आसान है, या और आसान है, यहाँ सबसे आसान है। बोलो इज इट क्लियर? तभी तो कहते हैं जितना मेटल का साइज बड़ा होता है, बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है। आई बात समझ? जितना मेटल का साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ मेटल, मोर द साइज ऑफ मेटल मीन्स
मोर द बेसिक करेक्टर, ज्यादा अक्षारीय प्रकृति। बोलो बच्चे, क्लियर हो गए? ये कोई बड़ा सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइज देखना हमें। बोलो क्लियर है? ठीक है ना? एक और चीज होती है, देखो अब ऑर्गेनिक भी पढ़ेंगे अब जल्दी, अभी थोड़े दिनों के बाद स्टार्ट होगी। अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टाइलीन, बिस्मुथिन, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड। ये पता बेसिक क्यों है? ये ओवर चांद नहीं निकालते। इनका बेसिक होने का रीजन है, इनके पास क्या है वो जानता है? इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म। ये इससे बेस बन जाते हैं, बातें नहीं। पता क्या करते हैं ये? आप इसे किसी एसिड के पास ले जाओ, पता ये अपने पेयर से क्या करेगा? एसिड में से क्या खींच लेगा? H प्लस आयन। ये H प्लस आयन को खींच लेता है। इनके अंदर H प्लस को निकालने की ना एबिलिटी होती है, उसको भी तो बेस कहते हैं। ये तो आर्नियस बेस है, पानी में ओवरचार्ज रिलीज करना। इन्हें क्या बोलते हैं पता है आपको? ब्रॉन्स्टन बेस। ये किसी का H प्लस छीन के ले आते हैं। बताओ इनमें से मोस्ट बेसिक कौन है? करेक्ट है। देखो यहाँ उल्टा है, यहाँ मोस्ट बेसिक ये है। क्यों? इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ये सब मैं आपको ऑर्गेनिक में करा दूंगा, अगर मेरे टर्न में आई ना, ये सब मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। सोच के देखो, देखो इसमें कोई परेशान नहीं होना, याद नहीं करना, दिमाग लगाना है। पता क्या हो रहा है? थोड़ा बड़ा हो गया इसका चार्ज ना, फैल गया, फैल, ये और बड़ा हो गया और फैल गया। जितना चार्ज फैलेंगे ना, वो फैलेगा उतनी ताकत घट जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर चार्ज एक प्लेस पे कंसंट्रेट है तो उसके लिए H प्लस को छीनना बहुत आसान है, H प्लस को खींचना बहुत आसान है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा बेसिक है। बोलो बच्चे, क्लियर हो? फील कर रहे हैं मेरी बात? बोलो क्लियर हो गया? अब ये मत सोचना कि बिस्मत बड़ा है, आपने तो कहा था कि साइज बड़ा है तो बेसिक रिएक्टर बढ़ गया। देखो हमने वो तब कहा था जब ऑक्साइड्स होंगे। ये फंडामेंटल ऑक्साइड्स के लिए हुआ, हाइड्रोक्साइड्स के लिए हुआ। ठीक है ना? ये ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये ब्रॉन्स्टन बेस वाले केसेस। अब रियलाइज हो गया? कॉपी करना कर सकते हैं। तो इस तरह आप पीवाई क्यूज करो। आप फिजिकल तो पूरी हो चुकी है आपकी, यहाँ पे पूरी फिजिकल कर बैठो अपने आप करके, उसमें डाउट ना हो। पीवाई क्यूज करो, किसी को लगे नीट हो गया तो जेई मेन से कर दो। देखो इनके पास कुछ और डाउट्स हैं, ये फाइनल। ठीक है बच्चे, अब करें कर लीजिए, कॉपी करना कर सकते हैं एज यू लाइक। इसको लगता है बेसिक तो कॉपी कर लीजिए। आज वैसे हमारी केमिस्ट्री क्लास नहीं है, आज ही डाउट्स के लिए बुलाया गया। देखो तीन न्यूमेरिकल्स हैं इनके पास, सीधी कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो मेरे पास एक कंपाउंड है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी ना जो सोलबिलिटी है ना, सोलबिलिटी, ये कितनी है? 19.23 ग्राम पर लीटर। ये इसकी सोलबिलिटी है, हिंदी में कहते हैं विलेयता। ये इसकी विलेयता है। एक तो आपको निकालनी है स्ट्रोंशियम आयन की कंसेंट्रेशन, एक तो आपको निकालनी है स्ट्रोंशियम आयन की कंसेंट्रेशन, और एक निकालनी है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन। ये दो कंसेंट्रेशन पता लगाए। देखो कैसे पता लगाए। देखो पहली बात, आपको पता है ये पानी में कैसे ब्रेक होता है? ये पानी में ऐसे ब्रेक, ठीक है? इसको देख के ये पता लगता है साफ साफ, जो इसकी सोलबिलिटी है वही इसकी है, लेकिन इसकी इसके रिस्पेक्ट में क्या है? डबल, दुगनी है। की बात आ रही है समझ? अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करूंगा। मोल पर लीटर, ये तो मास है, इसके मोल्स बनाऊंगा। उसके लिए मुझे इसका एटॉमिक मास चाहिए। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास शायद देखना पड़ सकता है मेरे को, स्ट्रोंशियम का मेरे को याद नहीं होगा। डोंट वरी, ये चीजें मिलती हैं, ये कंपटीशन में गिवन होती हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं यूजुअल, वो तो प्रैक्टिस होती है हमें। मान लो स्ट्रोंशियम मेरे को भी लर्न नहीं है, इसका एटॉमिक मास बुक के अकॉर्डिंग, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 87.62, 88 मान लेते हैं, ठीक है? ये स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है 88। अच्छा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का 1, 17 टू जा 34,
लीजिए इसके मोल बन गए पर लीटर, 1 लीटर में तो है ही। लीजिए ये आ गई हमारे पास इसकी कंसेंट्रेशन, इसकी सोलिबिलिटी आ गई। आगे बस समझ, यही सोलिबिलिटी इसकी है। लीजिए पहला आंसर आ गया, इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा। आ रहा है समझ, ये आपको सॉल्व करना है, ये मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा, इसका डबल कर दीजिएगा, इसका आंसर आ गया। बोलो बच्चे क्लियर हुआ? बस कुछ करना ही नहीं है, 2 आंसर निकालने हैं आपके, ये इसका डबल आएगा हाइड्रोक्सिल है। लीजिए खत्म, और कुछ करना ही ना। आई बात सबको समझ? हाँ एक बात और है, इसकी पीएच भी निकालनी है। तो पीएच निकालने के लिए पहले पीओएच निकालेंगे। तो पीओएच निकालने के लिए नेगेटिव लॉग करना पड़ता है ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। आ रही है बस? जब ये होगा तो पीओएच आएगा, और पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14। यहां से पीएच निकालेंगे। बोलो क्लियर हुआ? ये इसकी क्या, ठीक है? वो तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नेगेटिव लॉग लो, ये सब करना होता है। लीजिए एक क्वेश्चन भी कवर हुआ। ठीक है, अब करें। देखो एक क्वेश्चन और है इस तरह से, इक्विलिब्रियम चैप्टर का। हमारे पास एक एसिड है HA, और ये इतनी मोलारिटी का है। हमारे पास इसकी पीएच है 4.15। और एक बात और है, हमें चाहिए एक तो इसकी ये जो ए नेगेटिव, इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है, इसकी सांद्रता निकालनी है, एक के ए निकालना है, और एक निकालना है पीके। देखो 3 चीजें पता लगानी। कैसे निकालेंगे? देखिए पहली बात तो जो पीएच है ना, यहां से निकलेगी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, निकाल सकते हो। देखो लॉग लेना पड़ता है, ये वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा कि हम एकदम से फंडे से कर दें, क्योंकि इसके लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएगी। लीजिए मैंने पीएच की जगह रख दिया, सॉरी, नेगेटिव लॉग लिखूंगा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। पीएच है 4.15, नेगेटिव साइन को मैं यहां ले आया। अब पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं? एंटी लॉग लेना पड़ता है, मैथ चाहिए, लॉग टेबल चाहिए। अब मुझे इस नंबर का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे लेते हैं? अब ये सब इतना कॉम्पिटिशन में आता है, क्योंकि वहां लॉग टेबल तो मिलेगी नहीं। तो आप कैसे भी करके हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन यहां से निकाल लीजिएगा, ये निकालना पड़ेगा। लीजिए निकल गई। अब जो ये HA है, आपको पता है ये ऐसे ब्रेक हुआ हुआ, मानते हो जो इसकी कंसेंट्रेशन हो इसकी कंसेंट्रेशन, पहला आंसर तो आया। अब आपको चाहिए के कहां से लाएंगे आप? इसकी कंसेंट्रेशन अपॉन इसकी कंसेंट्रेशन, उसको अरेंज करनी पड़ेगी। इसकी HN कंसेंट्रेशन C अल्फा होती है। आप ये रखेंगे, ये रखेंगे, C यहां से अल्फा निकालेंगे, फिर अल्फा निकालने के बाद याद है ना, ये C × 1 - अल्फा होता था। तो ऐसा ना मैथमेटिकली क्वेश्चन बन गया, और कुछ नहीं है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर पीके निकालेंगे, नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली ना पॉसिबल नहीं है कोई इस तरह की कैलकुलेशन आपको देगा। अप्रोच क्लियर हुई? बाकी है तो सारा फॉर्मूला खेली, मतलब वही है, मैथ्स चाहिए, हमें भी चाहिए, ऐसे करना ही पड़ेगा। ये अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चन आपका ये 45 है, ये जो आप पूछ रहे हैं, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें पहले H2S का पार्टिसिपेशन है, H2S में HCl आ जाता है। तो HCl के आने से यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट होगा। याद होगा वो कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन ऐड करते थे, वो वाला फंडा लगाना। तो आपने करके देख लीजिए, अगर डिफर करे बताइएगा। ये भी। और बताइए बच्चे, कुछ भी पूछना हो, हर जगह को डाउट हो बताओ, कोई चीज इस तरह की पड़ी हो। अभी कल एलन का टेस्ट हुआ था, तो उसमें मॉर्गी का ये सारी, तो आपका पेपर अरेंज कर लिया करो कहीं से, चाहे ना मिले तो मुझे बताइएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो उनको देखा करें। तो चलो मैं सर को दूंगा, सर आगे व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है ना? और कुछ किसी को पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो किसी के पास, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही हो, हम्म? कोई डाउट हो, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में पीके कैसे वेरी करें, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आप, है ना? जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये केस मैंने आपको दिया। आपको पता है कि अभी आपने एक चीज सीखी हुई है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजी। देखो आप डाउन द ग्रुप जा रही हैं, अभी देखा आपने बेसिक करेक्टर बढ़ रहा था, अभी स्टडी किया, जितना बेसिक करेक्टर बढ़ेगा उतना के भी बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा, और उतना पीके भी घटेगा। ये बात आप समझ पा रही हैं? उतना पीके भी घटेगा। अब मालूम है क्या होता है? पीके प्लस पीके भी क्या होता है? दैट इज PKW। पीके भी बढ़ने का मतलब, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, के भी बढ़ रहा है, पीके भी घट रहा है।
अगर पीके भी घट रहा है तो पीके बढ़ रहा है, उल्टा बोल दीजिए। हाँ, आप पीके बढ़ रहा है ऐसे कहेंगे आप। पीके बढ़ने का मतलब एसिडिक रिएक्टर बढ़ना नहीं होता। पीके बढ़ने का मतलब के घटना होता है, एसिडिक रिएक्टर घटना होता है। ये बात सच भी है, बिकॉज ऐसे बेसिक रिएक्टर बढ़ रहा था तो एसिडिक रिएक्टर तो अपने आप घटेगा। समझ गए क्या? ऐसे मैथ्स लगा लीजिएगा, इसको फॉलो करिए। अगर ये फैक्टर बढ़ रहा है तो ये फैक्टर घट रहा है, और ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, इस तरह लगा दीजिए। ये इसकी अप्रोच है। ठीक है, और कोई चीज इस तरह की बताओ। कोई भी टॉपिक अपने पास से रैंडम बोलो कि ये चीज हमें आती नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, नॉन मेटल तो उल्टा होता है। नॉन मेटल, जितना नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ने से एसिड करेक्टर बढ़ता है, और अगर एसिडिक करेक्टर बढ़ गया तो के बढ़ गया, नेचुरली पीके घट गया। समझ गए? वही अप्रोच वहां लगती है। बस नॉन मेटल वाले केस में एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट है। बोलो इज इट क्लियर? ये अच्छे से आना चाहिए। और बोलिए कोई चीज इस तरह की, कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में ना, कोई भी डाउट, कोई भी चीज की हमें परेशान करती है, बहुत बार आती है, हमें हमें आज तक समझ ही नहीं आई, कोई भी ना किसी भी चैप्टर से आप पूछ सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। देखो, आपको चीजें आएंगी प्रैक्टिस कर, प्रॉब्लम करके। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप प्रॉब्लम करने में बहुत ज्यादा फोकस किया करो। जब भी मौका मिले क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, या खाली बैठ के भी बुक में से प्रॉब्लम करते रहिए। और कोई ऐसा पॉइंट बताओ, और कोई ऐसा फंडामेंटल। पी प्लस। अच्छा अच्छा। अच्छा, ओके। नहीं, कोई बात नहीं। क्या उसमें क्या पता लगाना चाहती हैं? आयनिक करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर, इस तरह का? देखते हैं, देखते हैं। देखिए, इनमें ज्यादा आयनिक कौन है ये पता लगाना। देखो, हमारा क्वेश्चन है इनमें ज्यादा आयनिक कौन। आ रहा हूँ मैं। ज्यादा आयनिक कौन, ये पता लगा। देखो, आपको पता है ज्यादा आयनिक के लिए क्या करें, मतलब कोई टॉपिक है इस तरह का जो आयनिक करेक्टर के बारे में बताता है? फज्जांस रूल। फज्जांस रूल वेल नोन है ये। देखिए, रिवीजन की नीड होती है। भूलना तो सबकी नेचर है, आप बार बार अप्लाई करिए। मोर द आयनिक करेक्टर का पता फंडा क्या था? साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। चलिए, सही से। हेलो, हेलो। ट्रेन हम लोग आज। ठीक है। हाँ, ठीक है। देखो, साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन। देखो, ये मैथ्स का है। आयनिक करेक्टर डिसाइड करने का ये मैथ्स है बस। अब देखने में आपको इसका आंसर देता हूँ। ज्यादा आयनिक कौन? करें स्टार्ट। ठीक है, अब देखिए एक बात का मेरे को आंसर दी। जो पहले वाला कंपाउंड है PCl3, उसमें फॉस्फोरस 3 पॉजिटिव है, क्लोरीन माइनस है। ये 5 पॉजिटिव है, ये माइनस है। क्लोरीन को तो मत देखिए, वो तो सेम ही है ना। अब आप फॉस्फोरस को देखिए, बताओ इनमें से बड़ा कौन है? P3+ या P5+? P3+। जैसा फैक्ट, अगर किसी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस साइज घटता है। याद करो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सच्चाई है, P3+ बड़ा होता है। पता, P3+ बड़ा होना मीन्स ये कैटायन बड़ा है तो आयनिक करेक्टर ज्यादा है। PCl3 इज मोर आयनिक, इट मींस PCl3 इज मोर आयनिक। प्रॉब्लम सॉल्व। आया समझ आप? दोबारा देख लीजिए। ये बताइए, इनमें से कौन सा कैटायन बड़ा है? आप ही बताइए। आप किसको बड़ा समझ रहे हो, बताइए। बताइए जो भी बता रहे। P5+, अब गलत सोच रहे हैं। 5+ बड़ा होने का मतलब है, पहले 5+ का मीनिंग समझिए। ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। जब इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो बाकी बचे प्रोटॉन क्या करेंगे? प्रोटॉन क्या करेंगे? बाकी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, प्रोटॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना उतना आसान होगा। इस बात पे फोकस करिए। इस केस में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी ज्यादा है। इसलिए ये वाला आयन इसके रिस्पेक्ट में क्या है? छोटा है। इज इट क्लियर? जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साइज ऑटोमेटिकली घटेगा। बोलो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाने से क्या होता है, प्रोटॉन के लिए बाकी को अट्रैक्ट करना आसान होता है।
हम शॉर्ट में कहते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए छोटा है। अब आप समझ गए, जब ये आयन बड़ा है, अगर कैटायन बड़ा है तो इसमें आयनिक करैक्टर ऑटोमेटिकली ज्यादा है। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई PCl3 इज मोर आयनिक देन PCl5। और बताइए। हाँ, सुनिए उसका रीजन सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरे को चांस मिला तो बहुत डेप्थ में आपको सिखाऊंगा ना। देखो, एक बहुत अच्छा सवाल है, इनमें ज्यादा एंगल किसका, क्यों? अब इसका ना रीजन बहुत लोग गलत बताते हैं, लेकिन इसके रीजन पे आइए। ये जो नाइट्रोजन होता है ना, जब ये बॉन्डिंग करता है ना, तो पता है किससे करता है, किसके थ्रू करता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसको हिंदी में कहते हैं संकृत कक्षक। इसके जो कक्षक है ना, वो संकृत है, संकृत हाइब्रिड, जो मिक्सिंग से बने। और पता है फॉस्फोरस का साइज कैसा है? बड़ा। इसके जो 3s और 3p ऑर्बिटल है, उनमें गैप ज्यादा है। तो इसके ऑर्बिटल संकृत नहीं है, हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड नहीं है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, समझो। वो कैसे हैं? वो पी टाइप है, ऑलमोस्ट प्योर पी टाइप है। हम कहेंगे ऑलमोस्ट प्योर पी है। ये तो हाइब्रिड है, मिक्सिंग से बने, मिक्सिंग से नहीं बने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए। आजकल देखा इंसानों को जगह सेल लगी है। सेल में कोई चीज 200 रुपए की मिल रही है, कोई 300 रुपए की चीज मिल रही है, बड़ा सरप्राइज होता है भाई, इतना सस्ता। बताओ क्या खास बात है सेल की? मिक्स। मिक्स है। किसी को एक पीस बहुत अच्छा मिल गया, बाकी पीस बेकार भी है। किसी को भी नहीं पता, जो शॉपकीपर है मुझे भी नहीं पता। अभी मार्केट से ले आया हूं, शायद एक दो पीस अच्छे होंगे, बाकी पीस तो पता नहीं कैसे है। मिक्स माल है। अब आप गए किसी किसी ब्रांडेड शोरूम पे, तो ब्रांडेड शोरूम में क्या नहीं मिलता? मिक्स नहीं मिलता। वो आपको एक ही ब्रांड दिखाएगा, सारे कंपनी की चीजें हैं। वो चीटिंग नहीं कर रहा है, वो कह रहा मेरी महंगी आई है, महंगी दूंगा। वो कह रहा भाई मैं तो मिक्स बेच रहा हूँ, मिक्स में सस्ता महंगा सब होता है, ले जाओ, सेल है। तो वही चीज यहां पर है, इसके ऑर्बिटल मिक्सिंग से बने हैं, इसके मिक्सिंग से नहीं बने। ये ऑलमोस्ट प्योर पी है, देखो इस बात का सबूत है। इसका एंगल कितना होता है अमोनिया का? इसका एंगल कितना होना चाहिए? नहीं, इसका एंगल कितना होना चाहिए? इसका एंगल इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन होता कितना है? इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? मिक्सिंग, इसका मतलब मिक्सिंग नहीं हुई, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। आप समझे ना? एक चीज ब्रांड की 2,000 रुपए की आती है, पूरे इंडिया में ट्राई कर लीजिए, ऑनलाइन ट्राई कर लीजिए, इससे सस्ती चीज आ नहीं सकती। और एक आदमी कह रहा है मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। इसका मतलब क्या है? चिटिंग है, धोखा है। ये चिटिंग होने का सबूत है, वरना कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? एक मिनट। हेलो, हाँ जी सर। कल के लिए कुछ नहीं, कल का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया अभी। कल का प्रोग्राम अभी कुछ नहीं फॉर्म था, जैसे कहा ना, जो भी हो मुझे आपको अपडेट कर दीजिए। कल का प्रोग्राम तो पोस्टपोन। आरसी पे और प्रॉब्लम आएगी, इसमें ना एनर्जी गैप और बढ़ेगा, तो ये होता है। तो इन चीजों को और अच्छे से फील कराएंगे, आप प्रॉब्लम करने फोकस करिए, आपको बार बार कहना। ठीक है, बस आज के लिए इतने ही कर पाएंगे। बस ये डाउट से